स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यूजीसी नेट का सिलेबस काफ़ी विस्तृत है। ऐसे में कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पीडीएफ मटेरियल तो मिल ही जाता है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ों पे बारीकी से अध्ययन करना है। ये हमारा पहला वीडियो है यूजीसी नेट को लेकर, जिसमें हम लोग केवल सिलेबस के उन यूनिट्स पर बात करेंगे जिसको हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा कि नवंबर दिसंबर के समय में अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऐसे में किस तरह आप तैयारी करें शॉर्ट और स्मार्ट वे में, जिससे कि आप अधिक से अधिक अपने प्रश्नों को सही कर सकें और अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। तो हम लोग बात करेंगे पीडीएफ पर। देखिए, यूनिट 1 है हिंदी भाषा और उसका विकास। यूनिट 1 जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें भाषा के विकास को दिखलाया गया है। और यदि आप पहले नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप जानते होंगे कि इसमें क्वेश्चन काफ़ी डीपली आता है। हालांकि डीपली हर यूनिट से आता है, लेकिन अगर कोई पहले एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए बहुत दिक्कत होता है यूनिट 1 को कैसे कवर करें। आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, शॉर्टसेनी, अर्धमागधी, मागधी, यानी कि कैसे हिंदी की पृष्ठभूमि बनी, कैसे विकास होता चला गया भाषा का। इस पर बारीकी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और ये सवाल आता है। उनका भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, हिंदी की भाषाएं, उपभाषाएं, और कैसे बोलियों में जब वो बदलती है तो वहाँ से कौन सी बोली किस जगह से आती है, कहाँ पर उसका विस्तार हुआ, ये सारी चीज़ें, हिंदी का ध्वनियों का वर्गीकरण, उपसर्ग, प्रत्यय और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। संचार भाषा भी है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और कंप्यूटर और संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, सब कुछ एक तरह से व्याकरणिक स्थिति जो हिंदी भाषा की है वो पूरे का पूरा यूनिट 1 में कवर हो चुका है। तो यूनिट 1 को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि एक गहरा अध्ययन करना होगा हमें। पहले बात कर लेते हैं सारी यूनिट पे। ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट यूजी पीजी कर रहा है उसके लिए ये आसान हो जाता है यूनिट 2 को कवर कर पाना, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ता है हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, साहित्य लेखन इतिहास की परंपरा। तो जब आप 2 बार पढ़ चुके होते हैं तो जब नेट की तैयारी करने बैठते हैं तो यहाँ आपको कंटेंट को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आपका पढ़ा पढ़ाया मटेरियल है, बस यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि स्मार्ट वर्क करने की, क्योंकि जब आप विश्लेषणात्मक रूप में पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल के नामकरण की समस्या, भक्तिकाल की परिस्थितियाँ, जो कुछ आपने पढ़ा ये सब कुछ आपका यूनिट 2 में है। यूनिट 2 के बाद यहाँ पर आधुनिक काल भी इसी में आ जा रहा है, द्विवेदी युग पूरे काव्य के दृष्टिकोण से। फिर हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जितनी भी विधाएं हैं ना, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इन सब का उद्भव विकास। जो बच्चे उद्भव विकास से बचते आए हैं उनको यहाँ पर सामना करना ही पड़ता है कि प्रकाशन वर्ष कब हुआ किताबों का और कैसे वो उद्भव विकास में किन किन लेखकों का योगदान है, ये सब कुछ यहाँ पर यूनिट 2 में समेट दिया गया है। ध्यान देने की बात है कि हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, यानी रेखा, चित्र, संस्मरण, ये जितने भी आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही गहराई से। तो कुल मिला के हम अभी तक यूनिट 1 और 2 को जो देख रहे हैं, इसमें यूनिट 2 थोड़ा शुरुआत करने के लिए आसान भी होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी जानकारी हमें यूजी पीजी के दौरान मिल ही जाती है। अब देखिए यूनिट 3, ये है साहित्य शास्त्र, काव्य लक्षण। कुल मिला के साहित्य शास्त्र ना कहे, यदि काव्य शास्त्र कहें तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। काव्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, रस निष्पत्ति, काव्य प्रयोजन, ये जितना भी है। और दूसरी चीज भारतीय और पाश्चात्य दोनों यहाँ यूनिट 3 में कवर करना है। तो ये सारा कुछ आपको दे दिया गया है कि कितना पढ़ना है। प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट,
ये यूनिट 3 में आ जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। सबसे कठिन हो जाता है वैचारिकी पृष्ठभूमि, क्योंकि आप आदिकाल पढ़ रहे हैं, भक्तिकाल पढ़ रहे हैं, सबसे अधिक पकड़ इस पे हो जाती है, एक समझ निर्मित हो जाती है। लेकिन वैचारिकी पृष्ठभूमि को लेकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के बच्चों के पास कंटेंट की कमी भी है, और जब वहाँ नेट के एग्ज़ाम में सिलेबस से संबंधित सवाल आते हैं, ये यूनिट 5 से सवाल आते हैं, तो ये प्रश्न छूटने लगते हैं। ये टफ भी हो जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन से आधार नहीं बनता है, तो ये एक टफ जोन आया आपका। अब बात करते हैं यूनिट 5 कविता। तो कविता यहाँ पर देखिए बहुत सारे कवियों को यहाँ संकलित किया गया है। पृथ्वीराज रासो से लेकर आधुनिक काल तक छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, धूमिल तक आपको एक एक कवि और उनकी कविताओं का यहाँ नाम दिया गया है। उनसे संबंधित कविताएं आपको पढ़नी है और वहाँ से ऑब्जेक्टिव मोड फिर निकलकर सामने आएगा और तैयारी की जाएगी। तो ये यूनिट पूरी तरह से कविता को समर्पित हुआ। अब बात करते हैं यूनिट 6 की, हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में भी वही है, पंडित गौरीदत्त। हिंदी उपन्यास के उद्भव विकास से जब प्रारंभिक काल की बात करते हैं तो सबसे अच्छा मानक जो उपन्यास है जहाँ से शुरुआत हो जाती है वो पंडित गौरीदत्त से यहाँ पर संकलित किया गया है। फिर लाला श्रीनिवास दत्त, प्रेमचंद से गुजरते हुए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जगदीश चंद्र, धरती धन्ना अपना तक। तो कुल मिला के इतने उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं, तो यहाँ पर हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उपन्यासों में पात्रों की संख्या अधिक होती है, स्थान में बहुत अधिक पूछे जाते हैं, गौण पात्र भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब यहाँ पर स्किप करके कोई तैयारी की संभावना नहीं है। यूनिट 7 की बात करते हैं, हिंदी कहानी। तो उपन्यास के ही तरह यहाँ पर हिंदी कहानीकार बंग महिला से शुरुआत होती है और महत्वपूर्ण हर काल हर युग से संबंधित कहानीकार यहाँ आ गए हैं, निर्मल वर्मा के परिंदे तक। कहानियों में भी यही सेम प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज करते हैं, सेम पैटर्न है। जैसे गौण पात्र पूछे जाते हैं उसी तरह कहानियों में भी गौण पात्र, स्थान का जिक्र किया जाता है, मुख्य किरदार उसका जिक्र किया जाता है, प्रमुख कथन भी पूछे जाते हैं, किसने किससे कहा, किसके प्रति कहा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अलग वीडियो में जिक्र करेंगे बारीकी से। फिलहाल आज सिलेबस को ही अच्छे से समझते हैं। फिर यूनिट 8 आता है हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में भी आप देखेंगे भारतेंदु के अंधेर नगरी से शुरुआत होती है और मन्नू भंडारी के महाभोज तक बात चलती है। फिर 9 यूनिट है हिंदी निबंध। यूनिट 9 में भारतेंदु की दिल्ली दरबार दर्पण से नामवर सिंह की संस्कृति और सौंदर्य। यहाँ पर जिन लेखकों का चयन किया गया है ना, वो अपने अपने समय के धुरंधर हैं। उनकी लेखकीय शैली का प्रतिनिधित्व करने वाली रचना का यहाँ पे संकलन हुआ है। तो आप किसी लेखक को किसी और रचनाकार में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो दिया गया है मैटर, उसमें एक लेखक का नया रूप सामने आएगा, उन रूपों से भी प्रश्न बनता है। फिर यूनिट 10 आखिरी यूनिट, जो आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं के नाम से यहाँ पर आपके पास है। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, तुलसी राम, शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन से अज्ञेय तक, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 10 तक पढ़नी है। अब दिक्कत की बात क्या होती है कि इतना कुछ पढ़ना है और एग्ज़ाम जो आपके होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आपको फर्स्ट पेपर भी कवर करना है, सेकंड पेपर भी कवर करना है, तो तैयारी कैसे करें? बच्चे उलझ के रह जाते हैं। किसी यूनिट की तैयारी हुई, किसी यूनिट की नहीं होती है। अगर जिस यूनिट की तैयारी हुई है वहाँ से भी प्रश्न छूटने लगते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अगर शॉर्ट टर्म में तैयारी कर रहे हैं या अभी नवंबर दिसंबर की बात करें, आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इतना सारा वृहत सिलेबस में आपको डूबना नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह से आप तैयारी करें, किस यूनिट, किस टॉपिक को कवर करें, जिससे कि उस यूनिट से आने वाले प्रश्न आपके छूटे ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आप कवर कर सकते हैं यूनिट 2 को। यूनिट 2 में क्या है, आप यूजी में पढ़ के आए हुए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। तो
आपके ये दिसंबर वाले एग्जाम के लिए ये प्लानिंग रहेगी कि आप अपनी पहली शुरुआत इस यूनिट से करें, जिससे कि आपका मैटर भी जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा, आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। और ये ध्यान रखना होगा कि ये शॉर्ट टर्म में जब आप आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल इतने अच्छे से पढ़ लें कि इस एग्जाम में जितने भी प्रश्न आदिकाल से आए ना, उसमें से एक भी गलत ना हो। तो ये छोटे छोटे पैमाने पे जब हम हर यूनिट को, हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे तो हमारा ये इतना वृहद सिलेबस जो है छोटा लगने लगेगा। तो आप लोग ये मार्क ले लीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और नोट कर लीजिए कि आपको किस किस यूनिट की तैयारी पहले करनी है। यूनिट 2 को करना है सबसे पहले, क्योंकि ये हम लोग यूजी पीजी में पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर गद्य विधाएं, उद्भव विकास भी है, तो यहाँ पर आपको बस प्रकाशन वर्ष याद करने होते हैं। यूनिट 2 के बाद काव्य शास्त्र काफ़ी कठिन होता है, यूजी में भी पीजी में भी। पीजी में तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी आ जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता है और नेट के एग्जाम में पांव डाल देते हैं बच्चे, ये दिक्कत होती है, लेकिन सामना तो करना पड़ता है। तो यूनिट 2 में आप काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, रस निष्पत्ति, शब्द शक्ति, इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक के सहारे तैयारी करेंगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। और सब्जेक्टिव मैटर भी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो एक इस यूनिट को भी नोट कर लीजिए कि यूनिट 3 को हम लोग शॉर्टली देखते रहेंगे, सिर्फ देखना है। यूनिट 2 को तो पढ़ना है। वैचारिक पृष्ठभूमि इसे अभी छोड़ देंगे, इसे मत नोट कीजिए। हिंदी कविता, इससे प्रश्न आते हैं, पंक्तियाँ किसकी है, या पंक्ति दे देता है और उससे अर्थ पूछता है कि इस पंक्ति का क्या अर्थ निकल रहा है, यहाँ दिक्कत की बात हो जाती है। तो एक सिंपल और साधारण जब आपका मूड उचट जाए, काव्य शास्त्र पढ़ते पढ़ते आदिकाल या उद्भव विकास के पैटर्न में आपका मन उलझ जाए, तो मन बहलाने के लिए पढ़ लिया कीजिए कविता, प्रिय प्रवास, भारत भारती। तो ऐसे में क्या होगा, मूड चिल करने के लिए जब आप कविता पढ़ेंगे उस वक्त की कुछ पंक्तियां मस्तिष्क में ठहर जाती हैं, बस रिलैक्स होके वो पंक्तियां देख लेनी है, ताकि उस पंक्ति से संबंधित अगर क्वेश्चन आए कि किस कवि की है या कौन सी किताब की है, तो कम से कम ये सामान्य क्वेश्चन तो ना छूटे। तो बस इस यूनिट को देखना है, यहाँ पर सीरियसली अभी नहीं अटकना है, क्योंकि आपको दिसंबर तक में कम से कम अधिक से अधिक हायर स्कोर करना है। उपन्यास की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रकाशन वर्ष और पात्र तो साधारण सी बात है, हर बार एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, उपन्यास और उसके पात्र, गौण पात्र। तो उपन्यास पढ़ना तो काफ़ी टफ काम है, काफ़ी समय भी लग जाता है, इतना में आप किसी और टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन शॉर्टली ऑब्जेक्टिव मोड में E2E क्लासेस में आपको वो सारे आसान ऑब्जेक्टिव बता दिए जाएंगे, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको हमारे साथ बने रहने की। तो इस यूनिट में अभी डूबना नहीं है। हाँ, यूनिट 7, यूनिट 2 के बाद और काव्यशास्त्र वाले यूनिट के बाद हम हिंदी कहानी पे फोकस कर सकते हैं। तो ये तीसरा यूनिट है जिस पे हमको डीपली अध्ययन करना है, क्योंकि कहानी छोटे छोटे होते हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और कहानी पर हमारा अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। हम लोग शुरू करेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से। तो इस कहानी में आपको जितने कहानीकार नज़र आ रहे हैं ना, और जितनी कहानियाँ हैं, उनके पात्र, स्थान, गौण पात्र या उसमें जो भी तत्व हैं, उस पर आपको आसानी से मटेरियल यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस यूनिट पे हमें फोकस करना है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए। फिर हिंदी नाटक, यह विधा भी उपन्यास के समान ही विस्तृत है, इसमें भी बहुत सारे पात्र होते हैं, यहाँ तो कि इसमें तो अंक और दृश्य भी पूछे दिए जाते हैं, कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं। तो यहाँ पर आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भी आपके पास यही एक माध्यम रहेगा कि आप हमारे साथ बने रहिए, और जैसे जैसे हम आपको रास्ता दिखाते जा रहे हैं वैसे वैसे चलते रहिए। यहाँ डूबना नहीं है, केवल आपको जितने भी लेखक हैं ना, नाटककार, इनके प्रकाशन वर्ष पे ध्यान देना है कि इनका कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई है, इनका जन्म कब हुआ है। प्रकाशन के अनुसार रचनाओं का क्रम भी सजाने के लिए आता है। हिंदी निबंध, कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि शिव शंभू का चिट्ठा किसने लिखा, तो कम से कम सिलेबस से आने वाले जो ऊपरी क्वेश्चन होते हैं वो आपसे ना छूटे। तो निबंध को बस ऊपर ऊपर देखना और मूड फ्रेश करने के लिए पढ़ना है। फिर यूनिट 10 आ जाता है, यूनिट 10 सबसे अधिक टफ है, क्योंकि इसकी एक एक किताबें 2-4 पन्नों में नहीं, ये पूरी मोटी मोटी किताबें होती हैं, उपन्यास जैसा ही विस्तृत है यह। तो इसमें सबसे अंत में हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में आपने क्या जाना कि दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आपको किस यूनिट पे फोकस होना है। बिना भ्रमित हुए आपको फोकस होना है, सीधे हिंदी साहित्य के काल विभाजन से शुरू करनी है बात। यूनिट 2
काव्य शास्त्र वाले यूनिट को कवर करना है और हिंदी कहानी वाले यूनिट को कवर करना है। आप आज से, अभी से, जब से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब से ये शुरू हो जाइए। इन 3 यूनिट पे आप अपने पूरे 24 घंटे को बांट लीजिए और धीरे धीरे जब आपका ये कवर होने लगेगा फिर E2E क्लासेस से जब आप जुड़े रहेंगे आपको अगली जानकारी मिलती रहेगी कि कैसे कैसे अब आपको आपके टाइम टेबल को मैनेज करना है और अपने यूनिट्स की संख्या को बढ़ाना है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।